कि छत्र भी ना धारण कर सके। अब ये वाला छाता ये पूरे आपके इस बिल्हौर गांव में किसी के पास है? हाथ उठाए। पूरे कानपुर में भी नहीं होगा, शायद होगा तो किसी मंदिर में ही, विहार में होगा, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं है, इस देश का ही नहीं है वो। इसलिए जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध की धरती है वहाँ वहाँ ये परंपरा, वहाँ वहाँ ये छाते का उपयोग है। हम तो जानते ही नहीं, इसलिए परंपरा भी नहीं जानते। अब थोड़ा आप परंपरा सीख रहे हैं तो छाता आया है आपको परंपरा दिखाने के लिए। और अगर उससे भी कमजोर है कि छाता ना धारण कर सके, छत्र ना धारण कर सके, तो फिर कैसे जाती है? वितान के भीतर वितान। अच्छा, शादी होती है, एक परंपरा आजकल आप देख रहे हैं जो बहुत विकसित हो रही है। क्या? जब दुल्हन आती है तो 4 लोग एक बड़ा सा कपड़ा ले लेते हैं, 4 लोग ऐसे पकड़ करके उसके नीचे दुल्हन जाती है ना। ये परंपरा कहाँ से आई? हाँ, कहाँ से आई ये परंपरा? आज ये परंपरा शुरू हो रही धीरे धीरे, क्योंकि लोग दूसरी जगहों पे देख करके आए, किसी एक ने शुरू किया तो अब धीरे धीरे सभी शुरू कर रहे हैं। ये तो 2500 वर्षों से, भगवान बुद्ध के समय से जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, सब जगह बुद्ध के समय से आज तक लगता है। लेकिन यहाँ पे अभी नया नया शुरू हो रहा है ना। यहाँ माताएं बैठी हैं, आपसे पूछा जाए आपके समय में ये वितान तना था? नहीं तना था ना। ये नया नया अभी देख करके लोग सीख जान रहे हैं कि आ कहां से रहा है। तो छाते योग्य नहीं तो कम से कम इतना तो योग्य है कि एक कपड़ा हो जिसके नीचे, कपड़ा न मिले तो शॉल ही आपकी होगी, दुपट्टा ही होगा, उसको 4 लोग पकड़ लेंगे, उसके नीचे स्त्रियां जाती हैं वर्ण की हुई। अब विशाखा तो धनवान कुल की है, इसलिए रथ आ गया, BMW कार आ गई, बैठ करके चली जाती है। उस समय का BMW रथ ही है, राजा लोग भी उसी से चलते थे, है ना। जैसे विशाखा घर पहुंचती है, ये 10 ब्राह्मण भी दंदनाए पहुंच जाते हैं। तो धनंजय पूछ ही लेता, कौन है आप लोग, क्यों आए हैं? बोले हम पुण्यवर्धन के लिए लड़की ढूंढते हुए आए, तुम्हारी पुत्री का चयन किया। बोले तेरे सेठ का क्या नाम है? बोले मिगार। कितने धन का स्वामी है? 50 करोड़ धन का। तो धनंजय मुस्कुराता कि इसका धन तो मेरे धन की कौड़ी के बराबर भी नहीं है। हाँ, इसका धन तो मेरे धन के कौड़ी के बराबर भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी पुत्री को योग्य वर मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए तो धन से कुछ लेना देना नहीं, धन तो मेरे पास है ही, धन तो मेरे पास है ही, मेरी एक पुत्री है। फिर अब वहीं से बातें पक्की हो जाती, वहीं से पक्की हो जाती। तो मिगार अपने पुत्र के साथ बारात लेकर के आता, पुण्यवर्धन के साथ। उस समय चूंकि मिगार राजा प्रसेनजित के द्वारा बनाया हुआ श्रेष्ठी था, उसने ही मिगार को राजा बिंबिसार से मांग करके लाया और यहाँ पे बसाया था। इसलिए मिगार ने संदेशा भिजवाया राजा प्रसेनजित को कि महाराज मेरे पुत्र का विवाह है, उसमें आपको चलना होगा। तो राजा मना नहीं कर पाते, वही लेके आए। तो अब इतनी तो दास की इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो राजा राजी हो जाते, राजा राजी हो जाते। देखो ई की मात्रा ही लगाना है बस राजी होने के लिए। बड़े से बड़े महाराजा, राजा को भी छोटा सा ही चाहिए होता है किसी बात के लिए राजी होने के लिए, छोटी की, हाँ, छोटी सी मात्रा लगानी है। राजा क्या हो गए? राजी हो गए। राजा क्या हो गए? राजी हो गए। अब बारात लेकर के पहुंचते तो राजा प्रसेनजीत भी बारात के साथ आ जाता।
पहले तो बारातें कई कई दिन तक चलती थी ना, कुछ नहीं तो 3 दिन तो चलती ही थी, फिर 7 दिन चलती थी। अब लोगों के पास समय ही नहीं, कौन इतना लंबा बारात करे, किसी तरीके से निपटाए। हाँ, माला वाला पहनाए, रंग वंग पोते माथे पे और निकले यहाँ से। कितना समय है किसके पास, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है। हाँ, तो जब बारात लेकर के जाते तो धनंजय बहुत सुंदर व्यवस्था करता, और जब पूरी व्यवस्था से सेवा करने के बाद सारी सेवा हो जाती तो राजा प्रसेनजीत कहते कि चूंकि राजा कहीं जाएगा तो अकेले नहीं जाता है, उसके साथ उसकी सेना भी जाती है, उसके सेवक भी जाते हैं, उसके अंगरक्षक भी जाते हैं, बहुत सारे लोग, अपने आप ही अनायास संख्या बढ़ जाती है। कल आप राष्ट्रपति को यहाँ बुलाइए, देखिए ये पांडाल तो खाली उनके अपने सेवकों से ही भर जाएगा, ये कम पड़ जाएगा, छोटा। बाकी आम जनमानस जो उनकी वजह से आएगा सो आएगा ही, जिनको बुलाया गया हो, नहीं बुलाया गया वो भी धक्का मुक्की करते हुए आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे, चूंकि राष्ट्रपति आ रहे, राजा आ रहे। राजा तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, कोई और छोटे भी मंत्री आ जाए तो भी ये जगह इतनी कम नहीं रहेगी, ये संख्या इतनी कम नहीं रहेगी, जगह भर जाएगी। और जब राजा आते तो उनके साथ बहुत सारे और भी लोग आते, इसलिए 2-3 दिन में ही राजा कहते कि अब धनंजय सेठ रहने दो, हम अधिक दिन रुकेंगे तो तुम्हारे लिए भार हो जाएगा। धनंजय सेठ कहता, महाराज कैसी बातें करते हैं, अरे अब तो वर्षा शुरू होने जा रही है, वर्षा शुरू हो गई, आप जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, सेना के लिए दिक्कत होगी, आपके लोगों के लिए दिक्कत होगी। आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, तो कच्ची भूमि होगी, आपकी गाड़ियां, आपकी बैलगाड़ियां, आपके रथ उसी में धंस जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी जाने में। तो बारिश बिता के जाइए, 3 महीने वर्षा का काल होता है ना, एक और महीना मिला दिया जाए तो 4 महीना, तो 1 महीना, 3 महीना। राजा स्वीकार कर लेते, चूंकि अभी कोई काम नहीं, कोई युद्ध नहीं लड़ना, और धनंजय सेठ बहुत बड़ा सेठ है, वो नाम का सेठ है, लेकिन धन में राजा प्रसेनजीत से भी अधिक है। हाँ, अपने देश में ऐसे ऐसे सेठ हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास, राष्ट्रपति के पास क्या धन होगा जितना उनके पास है, वो चाहे तो पूरा देश खरीद लें, इतना धन है कुछ लोगों के पास। तो राजा रुक जाते, फिर क्या होता, राजा सेवक अपने सभी सेवकों से, साथियों से, अंगरक्षकों से हिदायत दे के रखते कि पूरी तरीके से व्यवस्था में चौकन्ने रहो, सुरक्षा बनी रहे। इधर धनंजय उनके रुकने की पूरी व्यवस्था करता कि अब ये 3 महीने रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे। अपनी पुत्री से, उसी विशाखा से जाके पूछते, विशाखा बहुत बुद्धिमान भी है, कहते कि अरे पुत्री, तेरा ससुर राजा को लेकर के आया है, तो तू बता कि राजा कहाँ रुकेगा, उसके मंत्रीगण कहाँ रुकेंगे, सेवक कहाँ रुकेंगे। तो पुत्री बड़ी विदुषी थी, विद्वान थी, जानती थी कि किसको कहाँ पे रोकना है। एक तो समझना चाहिए, घर पे जब अतिथि आते हैं तो अतिथि भी किस लेवल के हैं उस हिसाब से आतिथ्य करना चाहिए। अब आप राजा को बुला के लाएं और अपने घर में कहें कि आओ बैठो महाराज यहाँ जमीन पे, राजा नहीं बैठेगा, राजा नहीं बैठेगा, उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए पुत्री ने बताया कि पिताजी, राजा के लिए ये आवास ठीक रहेगा, उसके मंत्रियों के लिए ये आवास ठीक रहेगा, अन्य के लिए ये आवास ठीक रहेगा। ऐसे करके उसने सारी व्यवस्था करवाई और फिर धनंजय ने पूरी व्यवस्था कर दी। फिर होता क्या है, 15 दिन के बाद चूंकि बारिश होने लगी, वर्षा का समय शुरू हो गया,
तो आज के जैसा गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता था, खाना वगैरह लकड़ियों से ही बनाए जाते थे। 15 दिन बाद ही जलाने की सारी लकड़ियां खत्म हो गई, जलाने की पूरी लकड़ियां खत्म हो गई। फिर सभी सेवक सूचना देते कि सेठ किसी और चीज की कमी तो नहीं, लेकिन जलाने वाली लकड़ी खत्म हो गई। तो सेठ कहता कि अच्छा, तो मेरा जो पुराना हस्तिशाला है जिसमें हाथी बांधता था, अब वो किसी काम का नहीं, उस हस्तिशाला की लकड़ियों को उजाड़ करके ले आओ और खाना पकाने में उपयोग करो। 15 दिन ऐसे चलता, फिर खत्म हो जाती लकड़ियां। फिर कहते महाराज स्वामी लकड़ियां खत्म होगा, काम लो। तो इतना वस्त्र था उसके पास, तेल में डुबो डुबो करके पूरे 3 महीना उसने खाना पका करके आतिथ्य करवाया, खाना पका करके आतिथ्य करवाया। उसके बाद पूरी साज सज्जा के साथ जो है विदा करने का समय आया। उसी समय धनंजय ने अपनी पुत्री के लिए एक महालता प्रसाधन बनवाया। महालता प्रसाधन क्या है? एक बहुत बड़ा आभूषण है, गहना है। आप गहना पहनती है ना, एक पीछे से यहाँ बालों पे लगाती है तो यहाँ चोटी तक लटकती है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लेकिन उसका जो वो पहन रही है उसको महालता प्रसाधन कहते हैं। उसको बनाने में हीरे, मोती, सोना, चांदी, प्रवाल, पिष्टी, मूंग ये सब कुछ लगे। और उसका पूरा खर्चा कितना आया जानते हैं? उस समय जब वो बना तो उसका पूरा खर्चा आया 9 करोड़ रुपए। जिसके घर में जा रही उसका सेठ, उसका ससुर 50 करोड़ का स्वामी है। उसके पास कुल धन, पूरी प्रॉपर्टी बेच दे, घर द्वार और संग्रह पूंजी जो है सब मिला दिया जाए तो मात्र 50 करोड़ का है। लेकिन ये अपनी पुत्री के लिए मात्र एक पीछे का महालता प्रसाधन, जिसे पहनने के बाद वो पूरा नीचे एड़ी तक जाता है। क्योंकि उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, एड़ी तक है। केश कल्याण है ना, आपके बाल एड़ी तक नहीं तो इस आप जो पहनती है आपका बाल जहां तक वहां तक का बनता है। आपके लिए महालता प्रसाधन बन भी नहीं सकता क्योंकि एड़ी तक बाल ही नहीं। उसके बाल कहाँ है? एड़ी तक है। इसलिए विशेष रूप से ऑर्डर दे करके महालता प्रसाधन बनवाया गया 9 करोड़ रुपए का। उसको बनाने में मात्र 1 लाख रुपए लगे खर्चा, लेबर चार्ज। राजा और मिगार को धनंजय सेठ ने बड़े सत्कार के साथ विदा किया। बारात अब जा रही है तो पिता अपनी पुत्री को मंत्र देता है। जैसे आप अपनी बिटिया को विदा करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो मंत्र देती है ना, कुछ समझा के भेजती हैं। बेटी को विदा करते समय आप क्या कहते हैं बताइए? हाँ, देख तू इंजीनियर की बिटिया है, घर में जाना तो किसी से डर के मत रहना, जो होगा मैं देख लूंगी। ये 4 चक्का 10 लाख रुपया दहेज किस लिए दे रही हूं, यही कहते हैं ना। हाँ, देख तू इंजीनियर की बिटिया है, किसी से दब करके मत रहना, जो होगा मैं देख लूंगी। यही मंत्र पढ़ के भेजते हैं ना। जो दान, जो दहेज देते हैं वो तो भेजेंगे भैया। देखिए कमी इस बात इसकी है कि आप पुत्री नहीं ढूंढ रहे, वधू नहीं ढूंढ रहे, आप खरीद रहे। हाँ, लड़के वाले अपने लड़के को बेच रहे हैं और लड़की वाले लड़कों को खरीद रहे हैं, बोली लगाते हैं ना भैया मेरा बेटा है 1 लाख गाड़ी और 10 लाख रुपए में ही बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकेगा। हाँ, सरकारी डॉक्टर है।
तो एक कार और 10 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में ही बिकेगा, इतना सस्ता नहीं है ये घोड़ा। हाँ, तो भैया जो खरीदेगा जो वस्तु तो जैसा चाहेगा वैसे न रखेगा। तो बिटिया घर में आती है तो वो भी एकदम महारानी बन के रहती है, उपद्रव मचा के रहती। भैया खरीदा है उसने, माता पिता से, सास ससुर से उसने पति को खरीदा है और आपने बेचा है अपने बेटे को। फिर कल को क्यों मुंह फुलाए बैठे रहती हैं कि अरे हमारी बहू आई है और हमारा बेटा तो उसी की बात मानता है, न जाने पता नहीं क्या खिला दिया है इसने, वो जो कहती है वही करता है। भैया उसे करना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपने उसे बेचा है तो धर्म तो यही कहता है कि अब आपने बेच दिया बेटे का, ये पति उसका, बेटा आपका उसका हो गया, उसकी वस्तु हो गया। अब वो जैसा चाहे अपने पीछे पीछे नचवाए, चाहे खाना बनवाए, चाहे बर्तन धुलवाए, चाहे झाड़ू लगवाए, आपने तो बेचा है ना। हाँ, बेचा है तो फिर क्या करेंगे। तो दहेज लेने की जो परंपरा है इसे आप बंद करिए, खरीदना बेचना बंद करिए। अपने से जिसकी जो इच्छा वो देवे ना देवे, लेकिन ये खरीदना बेचना बंद करिए। मंत्र देना भी बंद करिए कि तू डॉक्टर की बिटिया है, तू डॉक्टर की बिटिया है, किसी से दब करके मत रहना, जो होगा मैं देख लूंगी। और इधर भी जब आपके घर में आप अपनी बेटी को तो बारूद भर के भेज देती हैं, आपके घर में जब बहू आती है तो वो भी बारूद भर के भेजती है कि देख तू भी आईएएस की बिटिया है। उस घर में जा रही तो दब करके मत रहना। आपने बारूद भर के अपनी बेटी को भेजा है दूसरे घर में, वहां जाके फट रही है, और आपके घर में जो बहू आई वहां से उसने बारूद भर के भेजा है, आपके घर में आके फट रही है। कमी कहां से हो रही। ये बारूद भेजना आप बंद करिए, बारूद भेजना बंद करिए। देखिए पहले कैसा हो रहा है, मिगार ने कुछ नहीं मांगा, मिगार ने कुछ नहीं मांगा, उसके पुत्र ने भी कुछ नहीं मांगा। अभी तो क्या मांगा, एक सुंदर लड़की बस। उन पांचों लक्षणों में कहीं धन है नहीं, बस सुंदरता से ही संबंधित है। तो भाई सुंदरता पे अधिकार है, आप विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करें, जिसमें मन रमे उससे विवाह करें। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं कि करत बियाह दबाव न देही, निज निज जोरी चयन कर ले। करत बियाह दबाव न देही, निज निज जोरी चयन कर ले। करत बियाह दबाव न देही, निज निज जोरी। और पुत्रों के समान पुत्री को भी माना है। क्या, पूतन के सम पूति न जाने, दंपति देहि स्नेह समान। पूतन के संग पूत न जाने, दंपति देहि स्नेह समान। हाँ, अपनी मर्जी से विवाह करने की अनुमति दें, जबरदस्ती ना करें। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि सिद्धार्थ कुमार का भी क्या हुआ, स्वयंवर। या आप जिस भगवान को मानती होंगी उनका भी तो स्वयंवर हुआ था ना, नहीं हुआ था? हुआ था। लेकिन आप अपने बेटे का स्वयंवर करते हैं, बेटी का स्वयंवर करते हैं। भाई वो राजा थे तो राजा के तरीके से किया, आप राजा नहीं तो कम से कम अनुमति तो जान लीजिए। रहना दोनों को एक साथ है, लेकिन योग्यता का परीक्षण कर लें।
भले पसंद के लड़के लड़की एक दूसरे के हों, लेकिन योग्यता का परीक्षण माता पिता स्वयं कर लें।